हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हमारी जो ये मैराथन सीरीज चल रही है, आज की हमारी ये दूसरी क्लास होगी जिसमें हमारी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप जेएनयू पे भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सिर्फ पैसेज वाले क्वेश्चंस को स्किप करके जो उसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी हिस्ट्री और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी जो वीडियो आप ये जो सीरीज़ चल रही है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप सब जानते हैं हमारे सीरीज़ में एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे हैं, इसमें हम बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसकी एक क्लास ऑलरेडी कर ली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हो। आपको रोज रात को 9:30 बजे यहाँ पे रेडी रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। और आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2 मंथ ही बचे, बहुत कम टाइम रह गया है। तो अभी तक आप लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है तो ये हमारा एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है। तो आप लोग ये देख लो कि आप लोगों की कितनी तैयारियाँ हैं। तो आपको लाइव यहाँ पे 9:30 बजे आना ही आना है और क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताने ही हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आप लोगों ने अब तक जितना पढ़ा है आप किस टॉपिक में वीक है और कहाँ पर आप लोगों का चीज़ें स्ट्रॉन्ग है और आपको इन 2 महीनों में किस तरीके से तैयारियां करनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे की वीडियो जब भी अपलोड हो चैनल पे तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर साथ ही साथ बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप सबसे पूछा गया है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आयोजित पहली जैन परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ का पालन किया गया था? Which of the following Jain texts were compiled at the first Jain council held in the 3rd century BC? तो क्वेश्चन आप सब समझ गए। जो जैन परिषद हुआ था, जो जैन टेक्स्ट यहाँ पे कंपाइल की गई थी, जो आपको जैन की काउंसिल देखने को मिलती है, इसमें से जैन ग्रंथ में जो पालन किया गया था किस चीज़ की बातें यहाँ पे ध्यान रखी गई थी? पहला आपका 14 पर्व के बारे में, या फिर 12 अपांग के बारे में, या 12 अंगस के बारे में, या फिर 6 छेद सूत्र के बारे में। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को पार्टिसिपेट यहाँ पर बराबर करना है। जितने बच्चे, जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सब, चाहे वो मेरी लाइव वीडियो देख रहे हो या क्लासेस के बाद देख रहे हो, तो आप सभी का पार्टिसिपेशन अगर रहा तो ही आपका स्कोर अच्छा रहेगा। ठीक है, वीडियो को सिर्फ ऐसे ही देख के आप स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जैन परिषद की, जो पहली जैन परिषद हुई थी, जो पहली आपकी जैन काउंसिल हुई थी, जो उसमें जैन टेक्स्ट कंपाइल किया गया था, उसमें किस चीज़ का ध्यान रखा गया था? वो था आपका 12 अंगस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आइए चलिए मैं इसके बारे में आपको और भी चीज़ें बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फर्स्ट कंपिलेशन ऑफ जैन रिलीजियस टेक्स्ट इज 12 अंग। तो आपने देखा कि जैन का जो धार्मिक ग्रंथ का जो पहला संकलन था, यानी कि 12 अंग, इसमें आप क्या देखोगे, उसके अंदर आप साथ में ये भी देखोगे कि जो उसमें दूसरी जैन काउंसिल हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दूसरी जैन काउंसिल हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो दूसरी आपको याद रखना है, तो दूसरी आपकी हुई थी वल्लभी में, और पहली भी याद रखना है, पहली हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। तो जगह भी आप सबको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली हम सबको पता चल गई, जो पहली जैन काउंसिल हुई थी वो आपके पाटलिपुत्र में, और जो दूसरी हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। ठीक है, तो जो दूसरी जैन काउंसिल हुई थी स्टूडेंट वल्लभी में, वो हुई थी आपकी 5th सेंचुरी एडी में। वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर क्या, श्वेतांबर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? श्वेतांबर। श्वेतांबर से आप समझ में आ रहे हैं वो वाले जैन धर्म के लोग जो क्या, श्वेत यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो उनके द्वारा ये काउंसिल हुई थी, ये बात आप याद रखना। तो पहली मैंने आपको बता दी कि पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, वो भी कब? 3rd सेंचुरी में, और दूसरी हुई थी 5th सेंचुरी एडी में। दोनों में डिफरेंस याद रखना।
ठीक है। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में पहली जैन काउंसिल आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, वो भी स्तुलबाहु द्वारा। किसके द्वारा? स्तुलबाहु द्वारा। और ये हुआ था आपका श्वेतांबर द्वारा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि किसके द्वारा ये चीज़ें हुई थी। जैसे हम बुद्धिज़्म में काउंसिल, जो हमारी 4 काउंसिल हुई थी, इसमें भी याद करते हैं किसके द्वारा और किस जगह पर हुई थी। ऐसे ही आप सबको जैनिज़्म की भी याद होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कंपाइल, इसका रिजल्ट क्या रहा था? इन द कंपिलेशन ऑफ 12 अंग। ठीक है। तो यहाँ इसका परिणाम स्वरूप खोए हुए पूर्वजों यानी कि पूर्व ग्रंथ के बदलने के लिए 12 अंग का संकलन किया गया था, ताकि वो जो भी यहाँ पर पूर्व थे जो रिप्लेस करना था, जिनको खो चुके थे, उनको रिप्लेस करने के लिए उन लोगों ने क्या किया था? 12 अंग यानी कि 12 सेक्शन या लिम्ब को कंपाइल किया था। तो देख लेते हैं कि 12 अंग आपके जैन धर्म में कौन कौन से हैं। पहला है आप सबका अचरंग, दूसरा है आपका स्थान अंग, तीसरा आपका वाक्य प्रणाली प्राणी अपति। ठीक है। फोर्थ आप देखोगे उपसक आदिरंग, फिफ्थ है आपका अमुत्तरपंथ कंगा, सिक्स्थ आप लोग देखोगे तो वो आपका विपका सूत्र, और सेवंथ आप सब देख सकते हैं सूत्र कृतंगा, एट्थ है सोम वांग्यंग, नाइन्थ है आपका धर्म कथा, 10th है आपका अंतकुदासंग, 11th है आपका प्रसन्न व्याकरण, और लास्ट है आपका दृष्टि प्रवनंगा। ठीक है। तो दृष्टि प्रवनंगा आपका लास्ट है। तो ये टोटल अंग यहाँ हैं आपके किसके? 12 जैन धर्म के 12 अंग आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है। आप लोग तो इसको अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि मैं जो यहाँ क्वेश्चन करा रही हूँ, इस क्वेश्चन के साथ साथ इसके अलावा भी जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं हम उसके साथ भी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलेगा, और ये देखने को मिलेगा कि अगर आप लोगों ने जैनिज़्म चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, अगर आपने जैनिज़्म का टॉपिक पढ़ा है तो उसके बाद आप यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप ये देख पाओगे कि आपने वो टॉपिक पढ़ने के बाद यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हो तो आप उसको कर पा रहे हो या नहीं, या फिर जो चीज़ आपने उसमें नहीं लिखी है और यहाँ पे आप कुछ नया सीख रहे हो तो आप जाके उसमें ऐड कर लो। ठीक है। तो इसी तरीके से अभी 2 महीने आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारियाँ हो सकती हैं अगर आप लोग करना चाहो तो। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये आप देख सकते हैं, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। व्हेन वाज नाटो साइन? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, नाटो का हस्ताक्षर कब किया गया। अभी आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है, तो इससे रिलेटेड भी आपको मे बी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि नाटो की जो साइन हुआ था वो कब हुआ था। तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1949 में। ठीक है। 1949 में हुआ था सबसे पहले। और दूसरी बात आप सबको पता होगी कि नाटो का मतलब क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये साइन हुई थी, आप देख सकते हो 4 अप्रैल को। ईयर आपको याद रखना 1949 में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नाटो सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है, जिसके तहत इसके स्वतंत्र सदस्य किसी भी बाहरी पार्टी के हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये नाटो साइन कब हुआ था? 1949 में हुआ था, क्योंकि आपको पता है ये अभी इस समय यहाँ पे करंट वॉर चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो मुझे लगता है कि मे बी यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ठीक है, ये सारी चीज़ें या नाटो क्या था, ये सब कुछ आपको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन विच ईयर अलेक्जेंडर द ग्रेट बिकम द किंग ऑफ मैसिडोनिया। तो आपको बताना है सिकंदर ने किस ईयर में, किस साल में मैसिडोनिया का राजा बना था। आपके ऑप्शन है 336 बीसी में, 323 बीसी में, 350 बीसी में, या फिर 200 बीसी में। ठीक है। बीसी या फिर आप अपना ईसा पूर्व लिख लो। ठीक है। तो जल्दी से बताओ कि कौन से ईयर में अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है मैकेडोनिया का राजा बना था। ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए 336 में। ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है ग्रीस हो, ठीक है, ग्रीक हो, आपका पर्शियन हो, चाहे आपका इजिप्ट हो, मेसोपोटामिया हो, इन सब पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन सबको कैप्चर कर लिया था
और वहाँ पर अपनी सत्ता स्टार्ट कर दी थी, बना ली थी, ठीक है, और इमर्ज कर लिया था अपने। फिर वो अब ये सारी चीज़ें अब ये रूल कर रहे थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो याद रखना मैकेडोनिया का राजा ये 336 बीसी में बने थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर बराबर करते रहना, जितनी भी सोशल मीडिया के आपके पास ऐप है, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप हो, आपका टेलीग्राम चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक पेज हो, हर जगह इसको शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट अगर जिन तक तो उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 1 सेकंड लगेगा आप सबको, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि जितनी मैं आपके लिए इतनी मेहनत करी तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे व्यूज़ लेकर के आइए, उसके लिए सपोर्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़े, दुनिया की पहली जल निकासी व्यवस्था किस लोगों के द्वारा ये शुरू की गई थी? द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम वॉज हेल्ड बाय द पीपल ऑफ। ये आपका है मिस्र की सभ्यता के द्वारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के द्वारा, चीन की सभ्यताओं के द्वारा या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के द्वारा। तो ये आप सभी को पता है कि ये चारों की चारों जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ये आपकी कहलाती है ब्रोंज एज यानी कि कांस्य युग, ठीक है। तो याद रखना ब्रोंज एज में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी सिविलाइजेशन आती है तो ये चारों की चारों सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज और मेसोपोटामिया, ये दोनों ही ब्रोंज एज आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वीडियो के बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी पे आएगी, ब्रोंज एज के बारे में। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत कुछ नया सीखने को वाले हो। तो जब ये दूसरी की वजह नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टॉपिक पे देखने को मिलेगी, तो आप लोग सपोर्ट करना। और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, वो भी इस वीडियो को देखना, जिनको नहीं पता वो भी देखना। बहुत कुछ आप लोग यहाँ से सीखने वाले हो। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्ड हुआ था कहाँ? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये बात आप सभी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर जो सिविलाइजेशन है वेल प्लान्ड है। इस पर हम ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमने अभी रिसेंटली में इसके टॉपिक ख़त्म करे। जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है सारी प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर लो। एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप जाके सब कुछ देख सकते हो। क्लियर हो गया? हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए अब तक की 4 क्वेश्चन किसके करेक्ट हुए हैं, और जिनके गलत हुए वो बिल्कुल भी परेशान मत होना। यहाँ गलत हुए लेकिन आगे आपके एग्ज़ाम में नहीं होने वाले। 2 महीना है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोग देख सकते हो, सिस्टम ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज वॉज अ मोस्ट यूनिक फीचर टाउन प्लानिंग था, ठीक है। बहुत अच्छी ड्रेनेज सिस्टम बनाई थी स्टूडेंट, इस तरीके का बनाया था। आप लोग ये बात जानते हो कि वहाँ फ्लड हर साल आता ही आता था, लेकिन इन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम इतनी अच्छी तरीके से तैयार किया था कि वो पानी वहाँ पे रुके ही नहीं। वो बात आपको लगातार वहाँ देखने को मिलेगा। ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा बनाया था कि वो क्या हो सकेगा कि पानी वहाँ स्टोर नहीं होगा, वो फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम ये बहुत ही अच्छा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और ये सबसे ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, जो किससे कवर थी? स्लेब और मैहोन से। जिससे कवर थी आपकी किससे? स्लेब और मैहोन जैसी। तो ये इनसे कवर थी। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जो आप सभी को पता होगा। ये टॉपिक बहुत ईजी था, बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में पता होता है। चलिए एक और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत स्टूडेंट को करने थे क्योंकि सब यहीं पे आके फंसते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के विचारकों ने फासीवाद को प्रभावित किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंकर इन्फ्लुएंस फासिज्म? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो फासीवाद है को किस ग्रुप ने इसको प्रभावित किया था? आपके ऑप्शंस हैं प्लेटो, मैकियावेली एंड हर्बर्ट स्पेंसर ने, एरिस्टोटल, सेंट और अगस्तिन और टी.एच. ग्रीन ने, कांत फिश्ते हीगल ने और रोशनबर्ग ने, या कार्ल मैक्स एंजल ने और लेनिन ने। तो जल्दी से बताओ कि कौन सा ग्रुप था विचारों वाला, थिंकर्स का कौन सा ग्रुप था जो इन्फ्लुएंस था फासिज्म से, ठीक है, फासीवाद हुआ था, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कौन सा ग्रुप है? तो वो था आपका स्टूडेंट कांट, फिश्ते हीगल एंड रोशनबर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। एक बात रहेगी स्टूडेंट, न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो मॉडर्न हिस्ट्री के समय पर आप देखने को मिलता है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत की थी। आपके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, ईश्वरचंद गुप्त ने, या फिर लाला जगत नारायण ने। तो जल्दी से बताओ कि किसने सोम प्रकाश का ये न्यूज़पेपर जो है उसको स्टार्ट किया था, उसको शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने ये शुरू किया था। और ये न्यूज़पेपर आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैंने लिखा है कि ये एक बंगाली का न्यूज़पेपर था। ठीक है, बंगाल का ये आपको समाचार पत्र देखने को मिलेगा, जो किसने पब्लिश किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, और ये वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जो भी कुछ आप इस वीडियो से सीख रहे हो अच्छे से नोट डाउन कर लो, और क्वेश्चंस वहाँ पे करते रहो, रिवाइज करते रहना। ठीक है, 2 महीने आपने अच्छे से कर लिए, और अपना जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते रहो, उसको पढ़ते रहो, तो आप अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये रहा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। बॉम्बे समाचार जो है कि 1822 में आया था, ये किसने पब्लिश किया था। ठीक है, 1822 में बॉम्बे समाचार जो समाचार पत्र है, ये किसने पब्लिश किया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपके ऑप्शन है लाला जगत नारायण ने, राजा राम मोहन रॉय ने, जेम्स अगस्टस हिंकी ने, या फिर फर्दुनजी मरबान ने। तो जल्दी से बताओ, ये दूसरा न्यूज़पेपर है बॉम्बे समाचार, ईयर याद रखना है 1822 में ये पब्लिश किया था। किसने स्टूडेंट, फर्दुनजी मरबान ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे जितने भी और न्यूज़पेपर के नाम आप जानते हो किसने पब्लिश किया है, आप सब एक ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट बहुत सीरियस होगा अपनी पढ़ाई के लिए, जो चाहता ही है कि उसका सिलेक्शन हो, अपना बेस्ट देना, अच्छा करना है, तो जो सबको यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं लास्ट ईयर भी बहुत से स्टूडेंट थे, सबने पार्टिसिपेट किया था, सारे क्वेश्चंस करते थे, आंसर करते थे। तो जितना पार्टिसिपेशन आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा आपका रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जितना भी, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप कोशिश करो, पढ़ के आओ तब करो। तो आपको कमेंट करके मुझे सारे न्यूज़पेपर जितने भी आपको पता है वो सब कुछ कमेंट, और किसने पब्लिश किया था, कौन सी लैंग्वेज में, वो सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले यहाँ पे देख लो, जो बॉम्बे समाचार मैंने आपको बताया, बॉम्बे समाचार इज प्रॉपरली नोन एज मुंबई समाचार। याद रखना, जो बॉम्बे समाचार है, मुंबई समाचार पत्र के नाम में भी इसे जानते हैं, और ये भारत का सबसे पुराना न्यूज़पेपर है। ठीक है, भारत का। और याद रखना, ये गुजरात में लिखा गया था, गुजराती भाषा में लिखा गया था, और जो इससे ऊपर मैंने आपको बताया था वो बंगाली भाषा का न्यूज़पेपर था। बट ये वाला मुंबई वाला आप देखोगे तो ये आपका गुजराती का है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। 1822 में फर्दुनजी मरबान ने इसे बॉम्बे समाचार की स्थापना की थी, और ये गुजराती यानी गुजराती भाषा में ये न्यूज़पेपर इन्होंने लिखा था। तो ये सारी बातें आपको साथ में याद होना है। तो कमेंट करके आपको लैंग्वेज, कौन सा न्यूज़पेपर है, और किस पर्सन ने इसको पब्लिश किया था, वो आपको मुझे बताना है। तो मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें पता है। जो मेरी चीज़ों को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देगा, जो स्किप कर देगा तो उनकी मर्जी है, आपकी मर्जी कि आपको कितना अच्छी तैयारी करनी है। मैं आप सबके लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, बाकी के जिनके नहीं आए उनके भी जल्दी आ जाएंगे। बट हमें तैयारी पहले से ही करनी है। आपका जितना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होगा उतना अच्छा आप सबका एग्ज़ाम होने वाला है। अब आते हैं आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पे, क्योंकि आप सब जानते हैं स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस तरीके का भी, जो मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे फंस जाते हैं। तो चलिए इसको बहुत ध्यान से और केयरफुली से पढ़िए। द जमींदारी सेटलमेंट वॉज मेड विद द जमींदार्स। आपको यहाँ पे ये बात आप सभी को पता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसको समझाती हूँ, और उसके बाद आप सब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कह रहा है कि जो ज़मींदारी सेटलमेंट था,
ये किसके साथ बना हुआ था? जो यहाँ पे आप जमींदारी सेटलमेंट देख रहे हो, ये जमींदारों के साथ किया गया था, जबकि जो रायटवाड़ी सेटलमेंट था ये किसके साथ किया गया था? ये आपके कल्टीवेटर के साथ किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या रहा है? जो जमींदारी सेटलमेंट था ये आपका क्या देखने को मिलता है कि जमींदारों को यहाँ पे मालिक बना दिया गया था, जबकि रायटवाड़ी में देखोगे तो यहाँ पे किसान जो होते थे, फार्मर जो होते थे, उनको मालिक बनाया गया था। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जमींदारी सिस्टम में आप लोगों को यहाँ पे जमींदारों को राज्यों को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार बनाया था, लेकिन रायतवाड़ी व्यवस्था यानी कि आपकी रायतवाड़ी सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक ही विशेष क्षेत्र के सभी रायोट के और राज्य के भू राजस्व को भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप में जिम्मेदार बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली। तो यहाँ पर आपको दो यानी कि जमींदार सेटलमेंट और आपका रायतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है। महलवाड़ी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, इसने सिर्फ इन दोनों की बात करी है। जमींदारी सेटलमेंट को ही परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, बहुत से स्टूडेंट ये बात जानते होंगे। तो उन्होंने जमींदारी और रायतवाड़ी का यहाँ स्टेटमेंट दिया और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का यहाँ पे मुझे आंसर करके बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, या फिर ये सारे सही है क्या, वो सब आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार इसको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन की तरफ वापस आएंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, या आप देखोगे ब्रिटिशर्स ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही शुरू किया गया था। 3 लैंड रेवेन्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है आपका परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, या फिर आपकी जमींदारी सिस्टम। दूसरा जो हम इसको जानते हैं वो है आपका जमींदारी सिस्टम में, ठीक है, जमींदारी सेटलमेंट। दूसरा अगर आप देखोगे वो है आपका रायतवाड़ी सेटलमेंट, और तीसरा आपका महलवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है। ये 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रखे गए थे, चलाए गए थे। तो यहाँ पर आप इसको सबसे पहले समझो, रायतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो ये 1798 में आया था। रायतवाड़ी की बात करें स्टूडेंट तो ये 1820 में, और महलवाड़ी की बात करें तो ये 1822 में आया था। तो ये ईयर आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपके क्वेश्चन में परमानेंट और आपका रायतवाड़ी पूछा जा रहा है। परमानेंट जिसको आप जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हो, तो जमींदारी सिस्टम और जो परमानेंट सेटलमेंट है इसमें स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ क्या होता है, जमींदार के अंडर में होता है, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स हैं वो जमींदार को दे देते हैं, और जो फार्मर्स हैं वो जमींदार के अंडर में होता है, और सारे टैक्सेस सब कुछ वो जमींदार को देता है। यहीं अगर मैं बात करूँ रायतवाड़ी सेटलमेंट की, तो यहाँ पर जो किंग होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वो डायरेक्ट फार्मर्स से ही टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये चीज़ों का डिफरेंस है यहाँ इन दोनों में। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये तीनों सेटलमेंट कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है यानी कि जमींदारी सिस्टम है, ये आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले हिस्से में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। रायतवाड़ी सिस्टम में आप देखोगे तो बॉम्बे और मद्रास वाला हिस्सा, और महलवाड़ी सिस्टम जो है स्टूडेंट वो आपका पंजाब और यूपी साइड में, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है इंडिया का, इस साइड आपका महलवाड़ी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ईयर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 1822 महलवाड़ी सिस्टम है। इससे 2 साल पहले ही आपको रायतवाड़ी सिस्टम देखने को मिलेगा, और 1798 में आपका परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जमींदारी सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको ये जगह भी पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, किसको इंट्रोड्यूस किसने किया था ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। रायतवाड़ी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये अलेक्जेंडर रीड ने और थॉमस मुनरो ने, ठीक है, और थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये दोनों नाम लिख लेना। और अगर महलवाड़ी की बात करें तो ये थे आपके हॉट मैकेंजी, ठीक है। तो ये पूरे नाम आप लोग लिख लेना है, मैं इतना सा ही लिख रही हूँ क्योंकि हमारी स्लाइड में पूरा आएगा नहीं। तो हॉट मैकेंजी महलवाड़ी सिस्टम में है, और आपका रायतवाड़ी सेटलमेंट अलेक्जेंडर रीड थे, और फिर थॉमस मुनरो,
और लॉर्ड कैनवालिस थे आपके परमानेंट यानी कि जमींदारी सिस्टम में। क्लियर हो गया। तो चलिए अब मैं आपको ये तीनों को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाने वाली हूँ, बहुत ध्यान से समझना। जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जिनको नहीं पता वो आज यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ के सीख के जाने वाले हैं। स्टूडेंट देखो, यहाँ पर जो सबसे टॉप पर होता है वो होती है आपकी ब्रिटिश की गवर्नमेंट, सबसे ऊपर जो होती है टॉप पर। उसके नीचे आएंगे आपके ज़मींदार्स, ठीक है। कौन आएंगे? आपके ज़मींदार्स आते हैं। देन उसके नीचे आपके किसान आते हैं यानी कि आपके पीजेंट आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको परमानेंट सेटलमेंट की बात बताती हूँ, ठीक है। यानी कि स्थायी बंदोबस्त में समझेंगे उसमें क्या होता है। स्थायी बंदोबस्त में स्टूडेंट क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, वो ज़मींदार को हायर करती है। ज़मींदार को काम देती है कि वो पीजेंट से यानी कि फार्मर से क्या करेगी, टैक्स कलेक्ट करके देगी, और फिर ये इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को, गवर्नमेंट को देगी ला करके, ठीक है। तो उसने बीच में रखा हुआ था, उन्होंने फिक्स कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक टाइम पे कि आपको इस टाइम पे ला करके हमें इतना दे देना है टैक्सेस ला करके फार्मर से, ठीक है। बट आप लोग ये बात जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट में क्या था स्टूडेंट, कि यहाँ पर लैंड रेवेन्यू जो थे वो फिक्स थी, ये चेंज नहीं की जा सकती थी। इस जो ब्रिटिश की सरकार है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो उसको बदल नहीं सकती थी, वो फिक्स रहता था। इसीलिए यहाँ पर इसका नाम क्या है, परमानेंट सेटलमेंट। और ज़मींदारी से सेटलमेंट इसका नाम इसीलिए क्योंकि ये ज़मींदारों के अंडर में था, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे कुछ नहीं कर रही, वो तो उसने सिर्फ एक टाइम दे दिया है कि आपको इस टाइम तक हमें ला करके दे देना है, ठीक है। और ज़मींदार जो है वो फार्मर्स, किसानों से लेता था, काम करवाता था उन ज़मीनों पर, और टैक्स कलेक्ट करता था। ये सारे काम ज़मींदार के थे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या किया था, आप सभी को पता है, सनसेट लॉ यहाँ पे लगाया था, ठीक है। सनसेट लॉ लगाया था जमींदार पे। उन्होंने बोला था आपको क्या करना है, ये लैंड जो टैक्सेस है, सनसेट लॉ मतलब कि सनसेट, सूरज के डूबने से पहले आपको ये टैक्स हमें पे करना है, रेवेन्यू ला करके हमको देना है। अगर ज़मींदार ऐसा करने में नाकाम रहे या वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी लैंड को छीन लिया जाता था, उनकी पोजीशन को ले लिया जाता था, ठीक है। तब ये सारी कुछ चीज़ें होती थी जो ज़मींदार को वो फेस ऑफ करनी पड़ती थी। क्लियर हो गया। अगर मैं परमानेंट सेटलमेंट की बात बताऊं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो शेयर आप देखोगे वो 11 हिस्सों में देखोगे, जिसमें से 10 हिस्सा, 10 बाय जो 11 में से 10 हिस्सा होता था स्टूडेंट, वो आपकी ब्रिटिश की गवर्नमेंट का होता था। और जो बाकी का एक बचा हिस्सा 11 में से, वो होता था आपकी ज़मींदार का। इस शेयर में पीजेंट का कोई भी अधिकार नहीं होता था। सारे काम, मेहनत, सब कुछ ये कर रहा है, ठीक है। रेवेन्यू टैक्सेस भी यही पे कर रहा है, काम भी यही कर रहा है, प्रोडक्शन भी यही दे रहा है, बट इनके पास कोई भी शेयर नहीं होती थी। 11 शेयर में से 10 हिस्सा जो है आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, और 1% आपको ज़मींदार के पास देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको परमानेंट सेटलमेंट में याद रखना है। दूसरा आपके क्वेश्चन में पूछा रायोटवरी सेटलमेंट। रायोटवरी सेटलमेंट में स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट पीजेंट से ही टैक्स लेती है, ठीक है। पीजेंट से ही टैक्स लेती है, उसने ज़मींदार का कोई रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पीजेंट का ही डायरेक्ट रोल है, वो जाके डायरेक्ट ही ब्रिटिश की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जाके टैक्स पे करना होता है, ज़मींदार का कोई रोल नहीं है। आप लोग ये बात जानते हैं, जैसे बीच में जैसे ज़मींदार होते हैं तो ठीक है, ब्रिटिश कंपनी का जो टैक्स उसने लगाया, मान लो 50% जो है यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाया है, लेकिन ज़मींदार जो है वो 60% लेता था, क्योंकि वो अपने लिए भी लेगा, क्योंकि बीच में अगर कोई चीज़ लोग आए हैं तो वो अपना फ़ायदा भी देखते हैं। तो इसी वजह से क्या थे कि ज़मींदार जो है पीजेंट से बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस लेते थे, जो कि पीजेंट पे नहीं कर पाते थे। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज़, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम भी आएंगी तो भी इनके टैक्सेस फिक्स रहते हैं, जिस वजह से पीजेंट बहुत परेशान था। तो राइट वरीज पे परमानेंट सेटलमेंट हटा करके 1820 में फिर आप देखोगे
आपका राइट वर्ड आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब आप देखोगी कि वो डायरेक्ट यहाँ पे पीजेंट से ही टैक्स लेता है, जमींदार का कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं महलबड़ी सिस्टम में। आपको एक एक्स्ट्रा समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, लेकिन अब की बार यहाँ पे जमींदार नहीं होता, यहाँ पे होता है विलेज हेडमैन। ठीक है, जो विलेज का हेड होता है वो यहाँ पर होता है और वो पीजेंट से टैक्स लेता है। महलबड़ी सिस्टम में ये था, जो कि 1822 में आपको देखने को मिलता है हॉट मैकेंजी के द्वारा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, तो जो फार्मर्स होते थे वो विलेज के हेडमैन को टैक्सेस देते थे, जमींदार को नहीं। तो ये डिफरेंस था आपके तीनों लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर। तो चलिए वापस चलते हैं। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, जगह भी याद रखना है, एग्जाम में यहाँ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आप इसी तरीके से बना लेना। 1793 में देखो आपका जमींदारी सिस्टम आया था और राइट वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, लैंड रेवेन्यू जो है वो फार्मर डायरेक्ट पे करता था स्टेट को, यानी कि आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट पे करता था। यहाँ पे जमींदार का कोई भी रोल नहीं था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब जल्दी से आप मुझे कमेंट का आंसर करके बताइए, क्योंकि अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली से दे पाएंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में यही कह रहा है, पहला इसमें बोला है जो जमींदारी सेटलमेंट है ये जमींदारों के द्वारा के साथ किया गया था। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि पहले किंग था, फिर जमींदार थे और फिर आपके पीजेंट थे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। फिर और दूसरा कह रहा है कि जबकि जो आपका राइट वाली सेटलमेंट था वो कल्टीवेटर के साथ था। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट फार्मर से ही टैक्स लेती थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो जहाँ पे पहला है वो कर दो, यानी कि ऑप्शन डी आपका गया। और सी भी अभी देखेंगे, सी अभी है। ठीक है, चलो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड में कह रहा है जमींदार सेटलमेंट मेड द जमींदार एज प्रियोटर। तो ये बिल्कुल बात है, जो आपका इस परमानेंट सेटलमेंट था यहाँ पर जमींदारों को मालिक बनाया गया था। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर यही मालिक था और यही पीजेंट से यहाँ टैक्स कलेक्ट करता था। जबकि राइट वाले सिस्टम में आप देखोगे तो यहाँ पे फार्मर्स यानी कि आपके जो किसान हैं उसको यहाँ पर मालिक बनाया था। तो ये बात भी सही है, यानी कि आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इट मीन्स अब आपका कौन सा बी ऑप्शन भी गया। अब या तो आपका पहला करेक्ट होगा या फिर तीसरा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि जमींदारी सिस्टम मेड द जमींदार रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग लैंड रेवेन्यू टू द स्टेट। जमींदारी सिस्टम यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पर जमींदार को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल की जाती है कि वो लैंड रेवेन्यू जो है वो पे करे स्टेट को। लेकिन राइट वाली सिस्टम में कहा जाता है कि जो किसान होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया में जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लैंड रेवेन्यू वो पे करे स्टेट को। ठीक है, ये ऑप्शन आपका स्टूडेंट बिल्कुल होता है गलत, क्योंकि ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए आपको क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके ऊपर मैं लैंड रेवेन्यू पे मैं कभी सिंगल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। बाकी चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं तो हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दिल्ली सल्तनत के इनमें से किस शासक ने एकता को समाप्त किया था। तो आप लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत में एकता सिस्टम चलता है। आपको बताना है दिल्ली सल्तनत में किसने एकता सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, यानी कि ख़त्म कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर बलबन ने। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किस रूलर ने एकता सिस्टम को समाप्त कर दिया था। और कमेंट में ये भी बताओगे आप सब कि इसको शुरू किसने किया था। ठीक है, शुरू किसने किया था, किसके टाइम पर ये शुरू हुआ था, फिर ये ख़त्म हुआ था और ये दोबारा से फिर स्टार्ट हुआ था। ये सब कुछ आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किसके द्वारा ये एकता सिस्टम जो है ये ख़त्म हुआ था और शुरू भी हुआ था। तो आप लोगों को दिल्ली सल्तनत में देखोगे तो एकता सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो ये ख़त्म और अबॉलिश किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट है। अब सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एकता सिस्टम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था,
किसके द्वारा। तो आप ये सब मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ ली होगी और इतनी नॉलेज आप सबको हो गई होगी, आपके एग्ज़ाम आने वाले तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे देखते हैं कि अगर आप लोगों ने बैटल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो अब हम बैटल की बात करेंगे। बैटल में आपसे पूछा गया है कि मैच दी फॉलोइंग है। यहाँ पे है आपकी जो हल्दी घाटी का बैटल हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, या फिर जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तीसरा आपसे कह रहा है चौसा का युद्ध यानी कि बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बैटल्स बहुत अच्छे से याद किए होंगे, आपको बैटल्स या युद्ध के बारे में पता है, तो ये आप इजीली से कर पाओगे। अगर आप लोगों ने अभी भी इसको नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो। सारे बैटल्स की वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारे बैटल्स याद करने हैं, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा सही है। तो अभी तक आप सभी ने बता दिया होगा कि इसमें से जो बैटल है वो कौन सा सही है। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी की अगर हम बात करेंगे तो वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो स्टूडेंट वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में नहीं हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग सभी जानते हो। ये किसके बीच में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में। ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था आपका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो इसलिए आपका दूसरा होता है गलत। बैटल ऑफ चौसा की बात करें तो वो बाबर और राणा संगा के बीच में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपके शेरशाह सूरी और हुमायूं के द्वारा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ पहला ही सही है, बाकी के दो गलत है। तो आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे स्टूडेंट जब आपको सारे बैटल्स याद होंगे। अब आपका काम है कमेंट बॉक्स में इन तीनों के ईयर बताओगे कि इन तीनों ईयर ये बैटल कौन कौन से ईयर में हुए थे। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट जितनी भी चीज़ें मैं आप सबसे यहाँ पूछती हूँ आपको सबके सब आंसर कमेंट बॉक्स में बताने ही बताने हैं। ठीक है, और जो अगर नहीं पता तो उसको जाके पढ़ना है, अपनी कॉपी में लिखना है और उसको रिवाइज करते रहना है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं, बाद में फिर आपको ये ना लगे कि आप एग्ज़ाम में गए, ये क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिला और आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी भी टाइम है, बिल्कुल अच्छे से और सीरियसली कीजिए। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी कीजिए। उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो पे पहली बार देख रहा है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी को कोई भी डाउट और क्वेरी हो आप सब पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन करना। एक पे ग्रुप है जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, दूसरा ग्रुप है जहाँ पे जब भी चैनल पे वीडियो आती है वो शेयर होता है। हम वहाँ पे कुछ क्वेश्चन और क्विज भी करते हैं, वहाँ पे भी प्रैक्टिस चलती रहती है, और हिस्ट्री से इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स रहते हैं या कुछ भी होता है तो मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, और कुछ अदर PDF भी होती है वो भी शेयर करती हूँ। तो उसके लिए दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, और जो भी मैं आप सबको कह रही हूँ उस तरीके से सब चीज़ों को फॉलो करते जाइए, तभी आप लोग अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे तो स्टूडेंट वो है आपका बुक्स एंड ऑथर पे, वो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोस कर लो। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा जो तेलुगु वर्क था अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन है, आपके हरिहर देव राय, कृष्ण देव राय या फिर बुक्का। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं जिन्होंने इसको पढ़ रखा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं अमुक्त माल्यदा के जो लेखक हैं वो आपके हैं कृष्णा देवा राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये तेलुगु में है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो 2 से 3 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर पे होते हैं। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो वहाँ से तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस साल जो अभी पिछली बार यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, मैच दी फॉलोइंग के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे बुक्स एंड ऑथर के। तो बुक्स एंड ऑथर मैच आप तभी कर पाओगे जब आप सबको यहाँ पर पता होगा।
कि बुक्स के ऑथर के नाम आपने पढ़े होंगे, किस लैंग्वेज में वो लिखी गई थी और उस बुक में क्या बताया गया है। ये सब कुछ उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चेकआउट कर लो, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इंडियन हिस्ट्री में मैंने जितने भी आप सबको बुक्स एंड ऑथर कराए हैं वो सब अगर आपने कर लिया, वहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की तो हम जितना हम कर सकते हैं करेंगे, जो कुछ न्यू लगेगा, ठीक है। एक आध तो बुक्स एंड ऑथर कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, आप लोग जानते हो बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर होते हैं, है ना। इंडियन हिस्ट्री में तो मैंने आपको जितना कराया कर लो। एग्ज़ाम से पहले मैं उसके भी इम्पॉर्टेंट दोबारा से वीडियोस लेकर के आऊँगी, जहाँ पे हम बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर को रिवाइज करेंगे, देन फिर उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस पर हम काम करेंगे आपके एग्ज़ाम आने से पहले। तो आप ये बुक देख सकते हो। तो ये बुक जो है एपिक एक पोएम है, ये पता होनी चाहिए, तेलुगु में लिखी गई थी, जो कृष्णदेवराय द्वारा ये कंपोज की गई थी। कृष्णदेवराय आप सभी जानते हैं विजयनगर डायनेस्टी के बहुत ही अच्छे रूलर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वन हु मीन्स और गिव्स अवे गारलैंड, तो ये बुक के अंदर ये बात बताई हुई है। आपको इसकी लैंग्वेज याद रखनी है कि ये तेलुगु भाषा में लिखी है, कृष्णदेवराय ने लिखी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें एग्जाम में देखने को मिलती हैं। नाउ स्टूडेंट, ये है आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। आपको हमेशा इसमें लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपके ऊपर होगा, वो आप बताओगे। क्वेश्चन है नेपोलियन ऑफ ईरान, ईरान का नेपोलियन कौन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी से चाहिए, ठीक है। मैं ये ज़रूर देखूंगी कितने स्टूडेंट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जितना अच्छा पार्टिसिपेशन आप सबका रहेगा उतना अच्छा हमारी ये सीरीज़ चलेगी। मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाती चलूँगी, आपके एग्ज़ाम आने तक आप बहुत अच्छा पढ़ लोगे और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आप सभी लोगों को नेपोलियन ऑफ इंडिया के सबको पता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो नेपोलियन ऑफ ईरान है। तो चलिए आप नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बता देना और नेपोलियन ऑफ ईरान, ये दोनों किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। इस हमेशा जो हमारी ये सीरीज़ चलेगी स्टूडेंट, इसमें जो आखिरी का क्वेश्चन होगा वो होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए होगा, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए होगा, और इसका आंसर आपको हमेशा जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आया करेगी उसमें बताया जाएगा, ठीक है। और मैं उस स्टूडेंट का नाम भी वहाँ पर बताऊँगी जिसने इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले किया था और बताया था, ठीक है। उसका नाम वहाँ पे लिया जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में हमेशा बताया जाएगा। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक भी करो, और अगर चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, अगर आप लोगों के लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे, सपोर्ट आप सबको ज़्यादा रहेगा, तो ही ये वीडियो अच्छे से चल पाएंगी, ठीक है। फिर डेली आ पाएगी। अगर आपका पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं रहेगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा, तो स्टूडेंट आप लोगों को फिर वीडियो जितनी नहीं ला पाऊंगी मैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, अगर आप लोग अच्छा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आप सबके लिए लाऊं, तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये रहा आपके होमवर्क का क्वेश्चन। आशा करते हो आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितना स्कोर आप सब ने किया, ठीक है। जितने भी हमने 10-12 क्वेश्चन करे हैं, आपको कितना अच्छा स्कोर लगा, कितना आपने यहाँ पे आज की वीडियो से नया सीखा और इम्प्रूवमेंट हुई स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे की वीडियो जब भी चैनल पे आप आए तो नोटिफिकेशन आप सबको टाइम टू टाइम मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी उसको ज्वाइन कर लो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। और 2 महीने हैं, हम अच्छे से तैयारियां करेंगे, आपका सपोर्ट रहा, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये सीरीज़ ऐसे ही अच्छे से चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।